ये एक ऑल इन वन नॉलेज वीडियो है जिसे देख लेने के बाद आपके मन में टाइम ट्रैवल, ब्लैक होल, स्पीड और लाइट ईयर के बारे में कोई भी प्रश्न नहीं रहेंगे। कई साल पहले डिस्कवरी पे सर स्टीफन हॉकिंग्स की एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने टाइम ट्रैवल की पूरी दास्तां बयां की थी। ज्यादातर इंटरनेट में हिंदी भाषा में उस वीडियो का वर्जन अवेलेबल नहीं है, इसलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं टाइम ट्रैवल विद स्टीफन हॉकिंग्स, जिसमें सिर्फ आवाज मेरी है लेकिन एक एक शब्द सर स्टीफन हॉकिंग्स का है। हेलो, मेरा नाम स्टीफन हॉकिंग्स है। आप मुझे भौतिक वैज्ञानिक, खगोल वैज्ञानिक या एक सपने देखने वाला भी कह सकते हो। मैं चल फिर नहीं सकता और मुझे बात भी कंप्यूटर के जरिए ही करनी पड़ती है, लेकिन मेरा दिमाग सोचने के लिए स्वतंत्र है। मैं आपके सामने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना चाहता हूँ, जैसे कि क्या समय यात्रा संभव है, क्या हम अतीत या भविष्य में जाने का शॉर्टकट ढूंढ सकते हैं, क्या हम समय को कंट्रोल करने के लिए प्रकृति के नियमों का उपयोग कर सकते हैं। समय यात्रा को कई वैज्ञानिक छल या धोखा मानते हैं। मैं अपने स्वतंत्र विचारों से इन सब से अलग थलग ना हो जाऊं, इसके कारण मैं इस विषय पे बात करने से हो सके उतना बचता हूँ। लेकिन इन दिनों मैं उतना सतर्क नहीं हूँ और उस आलोचनाओं की परवाह नहीं करता। दरअसल मैं उन लोगों के जैसा ही हूँ जिन्होंने वैज्ञानिक पाषाण युग को बनाया था। अगर मेरे पास टाइम मशीन होती तो मैं मर्लिन मुनरो और गैलीलियो को देख रहा होता, क्योंकि उन्होंने अपने दूरबीन से अंतरिक्ष को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। और शायद ब्रह्मांड के अंत की यात्रा करके ये भी पता लगा था कि क्या हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड खत्म होने वाला है। लेकिन आखिरकार ये कैसे संभव है? इसे समझने के लिए हमें समय को भौतिक विज्ञान की नजर से देखना होगा। फोर्थ डायमेंशन को इस नजरिए से देखना इतना मुश्किल भी नहीं है। हर सजाग विद्यार्थी ये जानता है कि आप, मैं, यहाँ तक कि ये मेरी कुर्सी, ये सब भौतिक चीजें 3 आयाम या 3 डायमेंशन में मौजूद है। सब कुछ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में ही बसा है। लेकिन एक दूसरी तरह की भी लंबाई है, जो है समय की लंबाई। उदाहरण के लिए एक इंसान 80 से 100 सालों तक जीवित रहता है, लेकिन पाषाण युग के पत्थर हजारों सालों से खड़े हैं और हमारा सौरमंडल अरबों वर्षों से मौजूद है। अर्थात सब कुछ समय की लंबाई के साथ अंतरिक्ष में मौजूद है। समय की यात्रा का मतलब है इस फोर्थ डायमेंशन के माध्यम से यात्रा करना। इसे देखने और समझने के लिए कि इसका अर्थ क्या है, चलिए हम ये सोचते हैं कि हम सामान्य रोज की तरह कार में यात्रा कर रहे हैं। हम सीधी रेखा में कार चलाए तो हम एक ही डायमेंशन में यात्रा कर रहे हैं। दाएं या बाएं मुड़े तो हम दूसरे डायमेंशन को भी जोड़ रहे हैं। और किसी पहाड़ी रास्तों में ऊपर नीचे कार चलाए तो हम ऊंचाई या गहराई यानी थर्ड डायमेंशन को भी जोड़ रहे हैं। इसका मतलब है हम तीनों डायमेंशन में सरलता से यात्रा कर सकते हैं। लेकिन हम पृथ्वी पर समय यात्रा कैसे कर सकते हैं? क्या चौथे आयाम के माध्यम से हम कोई रास्ता बना सकते हैं? आइए हम कुछ देर के लिए एक विज्ञान कथा फिल्म देखते हैं। टाइम ट्रेवल वाली फिल्मों में अक्सर एक विशाल मशीन होती है जो ऊर्जा देती है। वो मशीन चौथे डायमेंशन में एक रास्ता बना देती है, जिसे हम काल में जाने की सुरंग भी कह सकते हैं। और काल यात्री एक बहादुर इंसान जो थोड़ा बेवकूफ भी होता है, तभी तो वो सुरंग में घुस जाता है, ये जाने बिना ही कि वो किस काल में पहुंचने वाला है। ये राय भले ही दूर की और सेक चल्ली के विचारों जैसी लगे और शायद वास्तविकता इससे अलग हो, लेकिन सच ये है कि ये कर पाना नामुमकिन नहीं है। ये विचार स्वयं इतना पागल नहीं है जितना इसे समझा जाता है। भौतिकी विज्ञानी भी काल में सुरंग बनाने की सोच रहे थे, लेकिन हम इसके बारे में बिल्कुल अलग नजरिए से सोच रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि क्या हम अपने अतीत या भविष्य में जाने के लिए कुदरत के नियमों के आधार पर कोई रास्ता बना सकते हैं। और तलाश करने पर पता चला कि वो तो पहले से ही मौजूद है। और इतना ही नहीं, हमने तो उसे एक नाम भी दे रखा है, जिसे कहते हैं वर्म होल। सच तो ये है कि हमारे चारों ओर वर्म होल है, लेकिन वो इतने छोटे हैं कि हमें नजर नहीं आते। वर्म होल बहुत ही छोटे होते हैं, वे काल और अंतराल के चप्पे चप्पे पर है। आपको शायद ये बात अटपटी लग रही हो, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी चीज ना तो समतल है ना ही ठोस। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको हर चीज में दरार, सुराग या झुर्री नजर आएगी।
ये भौतिकी का एक आम सिद्धांत है जो काल पर भी लागू होता है। अब आप इस पूल टेबल को ही लीजिए। इसकी सतह बिल्कुल समतल सपाट लग रही है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आपको सच का अंदाजा हो जाएगा। इसमें अनगिनत सुराख और दरारें हैं। यहाँ तक कि किसी चिकनी चीज में भी कई छोटे दरारें, झुर्रियां और गड्ढे हैं। पहले 3 डायमेंशन में तो ये सब मैंने आपको बड़ी ही आसानी से दिखा दिया, लेकिन यकीन मानिए चौथे डायमेंशन में भी ये बात उतनी ही लागू होती है। काल या समय में भी छोटी छोटी दरारें, झुर्रियां या गड्ढे हैं। अगर बहुत छोटे पैमाने पर बात करें, मेरा मतलब है अणु और परमाणु से भी छोटे पैमाने पर, तो हमें वो मिलेगा जिसे कहते हैं क्वांटम फॉर्म। यही वो जगह है जहां वर्म होल होते हैं। काल और अंतराल के बीच आने जाने के ये छोटे छोटे रास्ते लगातार बनते और बंद होते रहते हैं। वो इस क्वांटम जगत में हमेशा मौजूद रहते हैं। असल में ये 2 अलग अलग जगहों को और 2 अलग अलग काल को जोड़ते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये वास्तविक सुरंगें सिर्फ 1 सेंटीमीटर के 1 खरब अरबवें हिस्से जितनी छोटी होती है। जाहिर सी बात है उससे कोई इंसान तो नहीं गुजर सकता, लेकिन ये वर्म होल टाइम मशीनें हमारे लिए आधार बन सकती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इनमें से ही कई सुरंगों को कई खरब गुना बड़ा करके इतना बड़ा बना दिया जाए कि उनमें से कोई इंसान या अंतरिक्ष यान गुजर सके। अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो और हमें जरूरत भर की ऊर्जा मिल जाए, तो शायद हम अंतरिक्ष में एक विशाल वर्म होल बना ले। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बन जाएगा, लेकिन उसे बनाया जा सकता है। और अगर वो बन गया तो हमारे लिए बड़ा ही कारगर यंत्र साबित होगा। उसका एक सिरा पृथ्वी के पास होगा और दूसरा किसी बहुत दूर के ग्रह पर। सैद्धांतिक रूप में तो और भी बेहतर हो सकता है अगर हम उसके दोनों छोर को एक ही जगह पर रखें और उनके बीच फासला अंतराल की बजाय काल का हो, तो उससे होकर हमारा एक यान पृथ्वी के करीब ही आएगा और जाएगा, लेकिन उसका सफर हमारे अतीत में होगा। हो सकता है कि हमारा यान डायनासोर के सामने पहुंच जाए, ठीक उनके सामने। अब मुझे भी लगने लगा है कि चारों डायमेंशन में सोच पाना बहुत ही मुश्किल है, और वर्म होल इतनी आसान चीज भी नहीं है कि जिसमें हम अपना सिर खपा सके। लेकिन हौसला मत हारिए, मैंने एक ऐसे प्रयोग के बारे में सोचा है जिससे पता लग जाएगा कि क्या हम आज किसी वर्म होल के जरिए समय यात्रा कर सकते हैं, या फिर अभी नहीं तो आने वाले समय में। मुझे छोटे मोटे प्रयोग करना और शैंपेन पीना पसंद है। मैंने अपनी ये दोनों पसंदीदा चीजों को साथ मिलाकर ये देखने की कोशिश की कि काल यात्रा संभव है या नहीं। मैं एक पार्टी दे रहा हूं भविष्य की शहर पर जाने वालों के स्वागत पे, लेकिन मामले में एक पेच है। वो ये कि मैं उसके बारे में उन्हें पार्टी खत्म होने के बाद ही बताऊंगा। ये है वो निमंत्रण जिसमें काल और अंतराल के बारे में हर बात लिखी है। मुझे उम्मीद है कि इसकी एक कॉपी किसी न किसी रूप में कई हजार सालों तक बची रहेगी। हो सकता है कि किसी जरिए ये भविष्य के किसी जीव को मिल जाए और वो वर्म होल टाइम मशीन के जरिए मेरी पार्टी में आने की कोशिश करे। इससे ये साबित हो जाएगा कि एक दिन काल यात्रा जरूर संभव होगी, और अब वो काल यात्री मेहमान यहाँ आते ही होंगे। 5, 4, 3, 2, 1। कोई नहीं आया। मैं तो सोच रहा था कि भविष्य की मिस यूनिवर्स मेरे पास आएगी, पर मेरा ये प्रयोग असफल क्यों रहा? इसकी शायद एक वजह यह है, और वो वजह बड़े लंबे समय से अतीत की काल यात्रा से जुड़ी हुई है। वो समस्या है विरोधाभास की। विरोधाभास के बारे में सोचकर ही हंसी आती है। इनमें से सबसे बड़ा है जिसे हम ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। मैं आपको उसका ही एक नया रूप दिखाने जा रहा हूँ, जिसे मैं सनकी वैज्ञानिक का विरोधाभास कहता हूँ। मुझे फिल्मों में दिखाए जाने वाले वैज्ञानिक पसंद नहीं है, क्योंकि अक्सर उन्हें सनकी या पागल दिखाया जाता है। लेकिन ये वास्तव में सनकी है। ये एक विरोधाभास बनाना चाहता है और उसके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। जरा सोचिए कि किसी ने काल सुरंग में एक वर्म होल बना लिया है
और वो सिर्फ 1 मिनट पीछे जा सकता है। वैसे तो 1 मिनट का वक्त ज्यादा नहीं लगता, लेकिन 1 मिनट की काल यात्रा भी बड़ी मुसीबत बन सकती है। उस वार्म होल से वैज्ञानिक देख सकता है कि मिनट भर पहले वो कैसा था, लेकिन अगर वो अपने मिनट भर पहले वाले रूप की हत्या कर दे तो उसकी मौत हो चुकी है। वो पिस्तौल को जोड़ भी नहीं पाया था कि मारा गया। लेकिन गोली किसने चलाई थी? यही है विरोधाभास। इसका कोई मतलब नहीं होता। इसकी वजह से ही अंतरिक्ष वैज्ञानिक दुविधा में रहते हैं। इस तरह से वो बुनियादी नियम ही टूट जाएगा जिस वजह से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। इससे हम किसी काम का अंजाम तो देख सकते हैं, लेकिन उसे बदल नहीं सकते। मुझे नहीं लग रहा कि कोई चीज खुद को नामुमकिन बना सकती है, और अगर वो ऐसा कर पाती तो पूरे ब्रह्मांड को अफरा तफरी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कुछ न कुछ ऐसा होता है जो विरोधाभास को रोकता है। इसकी कोई न कोई वजह तो जरूर है कि हमारे वैज्ञानिक कभी इस हाल में नहीं पहुंचते कि खुद को गोली मार दे। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन इस मामले में उस समस्या की जड़ वो वर्म होल ही था। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस तरीके के वर्म होल का वजूद ही नहीं हो सकता। इसकी वजह है फीडबैक। अगर आप किसी संगीत समारोह में गए होगे तो इस आवाज को पहचानते होगे। यही है फीडबैक। वजह भी बड़ी मामूली सी है। आवाज माइक्रोफोन में जाती है, वो तारों से होती हुई आगे बढ़ती है और एम्पलीफायर से तेज होकर स्पीकरों के जरिए बाहर आती है। लेकिन ये स्पीकरों से निकली हुई आवाज माइक में बार बार वापस जाती है तो उसका एक लूप बन जाएगा और आवाज लगातार तेज होती जाएगी। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो फीडबैक पूरे साउंड सिस्टम को ही नष्ट कर देगा। मुझे लगता है कि वर्म होल के साथ भी यही होता है, लेकिन उसमें आवाज की जगह रेडिएशन होता है। जैसे ही वर्म होल बड़ा होता है, कुदरती रेडिएशन उसके अंदर जाता है और उसका एक लूप बन जाता है, और उसका फीडबैक इतना दमदार होता है कि उससे पूरा वर्म होल ही नष्ट हो जाता है। इस वजह से कह सकता हूं कि छोटे छोटे वर्म होल तो आज भी है और शायद कल हम उसे बड़ा भी बना दे, लेकिन वो उस लायक नहीं हो गए कि जिसका इस्तेमाल टाइम मशीन की तरह किया जा सके। यही वजह है कि मेरी पार्टी में कोई नहीं आया। मुझे तो लगता है कि किसी भी और तरीके से अतीत की काल यात्रा कर पाना नामुमकिन है। ऐसा करने पर विरोधाभास होगा ही होगा। अफसोस शायद हम कभी अतीत की काल यात्रा करने में कामयाब ना हो पाए। इस बात से डायनासोर के शिकारियों को बड़ा दुख होगा और इतिहासकार बड़े खुश होंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हम किसी तरह की काल यात्रा कर ही ना पाए। काल यात्रा तो होगी ही, लेकिन भूतकाल में नहीं, अपितु भविष्य की काल यात्रा होगी। समय किसी नदी की जलधारा की तरह आगे बढ़ता है और ऐसा लगता है कि हम समय के साथ बहे चले जा रहे हैं, लेकिन समय एक दूसरे तरीके से भी नदी जैसा है। वो अलग अलग जगह पर अलग अलग रफ्तार से बहता है और यही भविष्य की सैर की पूंजी है। ये विचार दिया था सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 100 साल से भी ज्यादा समय पहले। उन्हें ये बात का अंदाजा था कि कुछ जगहों पर वक्त की गति बहुत धीमी हो जाती है और कुछ जगहों पर बहुत तेज, और उनकी बात बिल्कुल सही थी। इसका सबूत है हमारे ठीक ऊपर अंतरिक्ष में। ये है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस। कई सारे उपग्रहों का वो नेटवर्क जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह ही उपग्रह को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उनसे ये भी पता लगता है कि अंतरिक्ष में वक्त की रफ्तार पृथ्वी से तेज है। हर यान के अंदर एक बेहद सटीक घड़ी लगी है। इतनी सटीक होने के बाद भी वो हर रोज 1 सेकंड के 1 अरबवें हिस्से जितनी तेज हो जाती है। वो और ज्यादा बढ़े नहीं, इसके लिए उसे रोज ठीक करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो इस बहुत ही मामूली से बदलाव के कारण भी पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। उससे पृथ्वी पर मौजूद हर यंत्र में रोजाना 10 किलोमीटर जितना फर्क आ जाएगा।
और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे कितना फर्क पड़ सकता है, कितना हंगामा हो सकता है। परंतु समस्या उस घड़ियों में नहीं है। यहाँ पर तो नीचे पृथ्वी के मुकाबले वक्त ही ज्यादा तेजी से चलता है। इस अनोखे फर्क की असली वजह है हमारी पृथ्वी का भार। आइंस्टाइन को अंदाजा था कि किसी पिंड का असर वक्त पर पड़ता है और वो नदी के धीमे बहाव वाले हिस्से की तरह वक्त की रफ्तार को कम करता है। वो पिंड जितना भारी होगा, वक्त पर खिंचाव भी उतना ही ज्यादा होगा। और ये वो अनोखा सच है जिसके सहारे हम भविष्य की काल यात्रा कर सकते हैं। मानता हूं कि इस बात को समझना इतना आसान भी नहीं है, इसलिए आपको एक आसान उदाहरण के रूप में समझाता हूं। ये है गीजा का मशहूर पिरामिड। इसका वजन 4 करोड़ टन से भी ज्यादा है। हर भारी पिंड की तरह ये भी वक्त की रफ्तार को कम कर रहा है। यहाँ पे ये असर बहुत कम है, पृथ्वी के मुकाबले 1 अरबवें हिस्से जितना कम। लेकिन अगर हम इसे काफी बढ़ा दें तो बात आपकी समझ में आ जाएगी। लगेगा कि यहाँ भी वही हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कई जगहों पर नदी का बहाव कम हो जाता है। यहाँ पर वक्त ही दूसरी जगहों के मुकाबले कुछ धीरे चलता है। ये असर है पिरामिड के भार का। यही बदलाव हमारे लिए काल यात्रा के रास्ते खोलता है। अगर हमें काल यात्रा करनी है तो हमें वो चीज चाहिए जो पिरामिड से कई ज्यादा भारी हो, और मैं जानता हूं कि वो चीज क्या है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र में हमसे करीब 26,000 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है हमारे पूरे तारा मंडल की सबसे भारी चीज, और वो ढकी है गैस के बादलों और तारों से। वो एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है जिसका भार 40 लाख सूर्य से भी बड़ा है, और लगता है कि वो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के दबाव से इसके अंदर दब गए हैं। हम उस ब्लैक होल के जितने करीब जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा। उसके ज्यादा करीब जाने पर तो प्रकाश भी उसके चंगुल में आने से नहीं बच सकता। वो स्याह अंधेरों में बसा करीब 2.5 करोड़ किलोमीटर बड़े व्यास का गोला है। इस तरह के ब्लैक होल का समय पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। ये उसे उतना कम कर देता है कि ब्रह्मांड का कोई और पिंड उसे उतना कम नहीं कर सकता, और इससे वो एक कुदरती टाइम मशीन बन जाता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि किसी दिन कोई अंतरिक्ष यान उसका फायदा उठाने में कामयाब हो गया तो क्या होगा। सबसे पहले तो उस अंतरिक्ष यान को उसे अंदर खींचे जाने से बचना होगा। इसके लिए उन्हें उसके किनारे से गुजरना होगा ताकि वो उसे खींच ना पाए। उन्हें सही दिशा और रफ्तार बनाए रखनी होगी, वरना वो बच नहीं पाएंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वो यान उसके करीब 5 करोड़ किलोमीटर बड़े व्यास की परिक्रमा करने लगेगा। वहां वो बिल्कुल सुरक्षित होगा। उसकी रफ्तार इतनी होगी कि वो और आगे नहीं गिर पाएगा। उस अभियान पर अगर कोई स्पेस एजेंसी पृथ्वी या उस ब्लैक होल के काफी दूर से नियंत्रण रख रही होगी तो उसे लगेगा कि उसका यान 16 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है। लेकिन यान में बैठे वो बहादुर लोग उस विशाल पिंड के बेहद करीब होंगे और उनके लिए वक्त की रफ्तार काफी कम होगी। वहां पर इसका असर भी पिरामिड या पृथ्वी के कहीं पास होने के मुकाबले कई अलग होगा, और यान के कर्मी दल के लिए तो वक्त करीब आधा हो जाएगा। अपनी 16 मिनट की परिक्रमा के लिए उन्हें सिर्फ 8 मिनट ही महसूस होंगे। वो उसकी परिक्रमा करते रहेंगे और उस ब्लैक होल से कई दूर बैठे लोगों से आधा वक्त ही महसूस करते रहेंगे। यान और उसका कर्मी दल समय की सैर कर रहा होगा, काल यात्रा। मान लीजिए कि उस यान में बैठे कर्मी दल ने 5 साल तक उस ब्लैक होल का चक्कर लगाया, तब दुनिया 10 साल आगे बढ़ चुकी होगी, और जब वो पृथ्वी पर वापस आएंगे तब उनके मुकाबले बाकी और लोगों की उम्र 5 साल ज्यादा होगी। यान का कर्मी दल भविष्य की पृथ्वी पर वापस आएगा। उसने न सिर्फ अंतरिक्ष की सैर की होगी बल्कि समय की भी सैर की होगी। मतलब ये कि एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल किसी टाइम मशीन से कम नहीं होता। लेकिन जाहिर है कि ये व्यवहारिक नहीं है। हाँ, ये वार्म होल से थोड़ा अलग जरूर है क्योंकि इसमें विरोधाभास नहीं होता।
साथ ही फीडबैक से खुद को नष्ट भी नहीं करता। लेकिन ये बड़ा ही खतरनाक है। ये हमसे काफी दूर है और ये हमें भविष्य में बहुत दूर भी नहीं ले जाएगा। गनीमत है कि हमारे पास काल यात्रा का एक और साधन भी है। उसकी मदद से हम एक असली टाइम मशीन भी बना सकते हैं, क्योंकि वो हमारी आखिरी लेकिन बेहतरीन उम्मीद है। अब हम जो बात करेंगे वो करना आसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा कर पाने का एक बड़ा साधारण तरीका जरूर है। इसके लिए हमें बहुत तेजी से सफर करना होगा। विशाल ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए किए जाने वाले सफर से भी बहुत ज्यादा तेजी से। इसकी वजह भी ब्रह्मांड का एक अनोखा तथ्य ही है। ब्रह्मांड की एक खगोलीय रफ्तार सीमा है 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड की। उसे हम प्रकाश की रफ्तार कहते हैं। उस रफ्तार से कोई भी चीज तेज नहीं चल सकती। आपको शायद अजीब लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए, ये विज्ञान के सबसे अहम सिद्धांतों में से एक है। आप माने या न माने, लेकिन प्रकाश की रफ्तार से करीब की रफ्तार से भी सफर करके हम भविष्य की सैर कर सकते हैं। ऐसा कैसे होगा, इसे समझने के लिए हम विज्ञान कथा फिल्मों की एक परिवहन सेवा की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक पटरी बिछी है। उस पटरी पर चलती है एक सुपरफास्ट ट्रेन। हम उस काल्पनिक ट्रेन को ही प्रकाश की रफ्तार से ज्यादा करीब ले जाकर देखेंगे कि वो किस तरह से एक टाइम मशीन बन सकती है। इस पे सवार है भविष्य की एक तरफा सफर पे जाने वाले सैलानी। ट्रेन की रफ्तार तेज से तेज होती जा रही है। जल्दी ही वो पृथ्वी की परिक्रमा करने लगती है, लेकिन प्रकाश की रफ्तार तक पहुंचने के लिए उसे बहुत ही तेजी से पृथ्वी का चक्कर लगाना पड़ेगा, 1 सेकंड में 7 बार। लेकिन हम लाख कोशिश क्यों ना कर लें, ट्रेन कभी भी प्रकाश की रफ्तार से नहीं चल पाएगी, क्योंकि भौतिकी के नियम उसे रोकेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि वो प्रकाश की रफ्तार के आसपास पहुंच सकती है, लेकिन तभी होगी एक असाधारण बात। उस ट्रेन के अंदर बाहर के मुकाबले वक्त काफी धीरे चलेगा, वैसे ही जैसे ब्लैक होल के आसपास चलता है, लेकिन उससे भी ज्यादा धीरे। ऐसा रफ्तार की सीमा को बचाने के लिए होता है, और आप भी उसकी वजह समझ सकते हैं। आप एक कल्पना कीजिए कि एक बच्ची ट्रेन की दिशा में दौड़ती है। अगर हम उसके दौड़ने की रफ्तार को ट्रेन की रफ्तार से जोड़ दें तो उसकी रफ्तार ज्यादा हो जाएगी ना? तो क्या वो गलती से ही सही, लेकिन रफ्तार की सीमा पार नहीं कर जाएगी? लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं कर पाएगी। कुदरत का नियम ट्रेन में वक्त की रफ्तार को कम करके उसे ऐसा नहीं करने देगा। वो इतनी तेजी से दौड़ ही नहीं सकती कि वो रफ्तार की इस सीमा को पार कर दे। वक्त हमेशा रफ्तार की सीमा को बचाने के लिए अपनी रफ्तार कम कर देता है। इसी तथ्य के आधार पर हम भविष्य में ज्यादा लंबी दूरी को तय कर पाएंगे। आप ये सोचिए कि ये ट्रेन एक स्टेशन से 2 जनवरी 2050 को चलती है। वो अगले 100 साल तक लगातार पृथ्वी की परिक्रमा करती रहती है। फिर 1 जनवरी 2150 को वो रुक जाती है, लेकिन उसमें बैठे मुसाफिरों के लिए तो सिर्फ हफ्ते भर का ही समय बीता है, क्योंकि ट्रेन के अंदर तो समय की रफ्तार इतनी कम हो गई थी। जब वो ट्रेन के बाहर आते हैं तो उनके सामने वो दुनिया नहीं होती जब वो छोड़ के गए थे। सिर्फ 1 हफ्ते में उन्होंने भविष्य में 100 साल का सफर कर लिया है। बेशक उस रफ्तार से चलने वाली ट्रेन बना पाना तो नामुमकिन है, लेकिन हमने उस ट्रेन के जैसी ही एक चीज स्विट्जरलैंड में जिनेवा में बना ली है। एक पार्टिकल एक्सेलरेटर जो दुनिया में सबसे बड़ा है। जमीन में काफी गहराई में एक गोलाकार सुरंग बनी है जो करीब 26 किलोमीटर लंबी है, जिसमें खरबों छोटे छोटे कण बनते हैं। जैसे ही इसे चलाया जाता है, उनकी रफ्तार पलक झपकने से भी कम समय में 0 से 1 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच जाती है। अगर शक्ति बढ़ा दी जाए तो उनकी रफ्तार भी बढ़ जाएगी। फिर एक वक्त आएगा जब वो 1 सेकंड में 11 बार चक्कर लगाने लगेंगे, यानी प्रकाश की रफ्तार से लगभग करीबी रफ्तार पर। लेकिन ट्रेन की तरह वो भी उस प्रकाश की रफ्तार सीमा तक नहीं पहुंच पाएंगे।
वो उस रफ्तार के 99.99% करीब ही पहुंच पाएंगे। लेकिन ऐसा होने पर वो भी काल यात्रा करने लगेंगे। इसकी वजह यह है कि वो कण है पाई मेसन, जिनकी उम्र बहुत कम होती है। आमतौर पर वो सेकंड के 25 अरबवें हिस्से में ही टूट जाते हैं, लेकिन उन्हें करीब करीब प्रकाश की गति से चलाया जाता है तो उनकी उम्र 30% तक बढ़ जाती है। ये कण असली काल यात्री है। ये बात बस इतनी मामूली है। अगर हम भविष्य की सैर पर जाना चाहते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा तेज जाना होगा, बहुत तेज। और मुझे लगता है कि ऐसा करने के लिए हमें अंतरिक्ष में जाना होगा। भविष्य की काल यात्रा के लिए हमें रफ्तार बहुत ज्यादा तेज चाहिए। इसके लिए हमें बनाना होगा एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो एक बहुत बड़ी मशीन हो। वो यान इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें इतना ईंधन समा सके कि वो प्रकाश की गति से चल सके। प्रकाश की उस खगोलीय सीमा की गति तक पहुंचने के लिए ही उसे पूरी शक्ति से 6 साल तक चलना पड़ेगा। शुरू में तो उसे धीरे धीरे ही ले जाना होगा क्योंकि यान काफी बड़ा और भारी होगा, लेकिन बाद में उसकी रफ्तार बढ़ाई जाएगी और वो लंबी दूरी तक जाने लगेगा। सिर्फ हफ्ते भर में वो गैस के विशाल गोले नेपच्यून जैसे ग्रह तक पहुंच जाएंगे। 2 साल बाद लगातार चलने से वो प्रकाश की रफ्तार से आधी रफ्तार पा लेगा और हमारे सौर मंडल के काफी दूर तक पहुंच जाएगा। अगले 2 साल बाद वो उस गति सीमा की 90% गति पा लेगा। फिर वो हमारे सबसे करीबी तारामंडल अल्फा सेंचुरी को पार कर लेगा। पृथ्वी से करीब 50 खरब किलोमीटर दूर जाने के बाद और अपने लॉन्च के 4 साल बाद उस यान पर हर घंटा पृथ्वी के 2 घंटे के बराबर होगा। उसकी हालत भी उस विशाल ब्लैक होल के आसपास परिक्रमा करने वाले यान जैसी ही होगी। और कहानी यही खत्म नहीं होती। पूरी रफ्तार से उड़ता वो यान अगले 2 साल बाद प्रकाश की रफ्तार के 99% की रफ्तार के बराबर उड़ेगा। उस रफ्तार पर यान में एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होगा। तब हमारा वो यान भविष्य में उड़ान भरेगा। वक्त की रफ्तार कम होने का एक फायदा भी है। इसका मतलब है कि कम से कम सैद्धांतिक रूप से तो हम कम से कम अपने जीवन काल में ही असाधारण दूरी तय कर सकते हैं। और इस रफ्तार से दृश्य ब्रह्मांड के छोर तक पहुंचने में हमें सिर्फ 80 साल लगेंगे। लेकिन हमारे इस सफर का सबसे बड़ा रोमांच तो वो होगा कि हम देख पाएंगे कि हमारा ब्रह्मांड कितना अनोखा है। हमारे ब्रह्मांड में अलग अलग जगहों पर वक्त की रफ्तार अलग अलग होती है। और हमारी थियोरेटिकली सबसे बड़ी जो चीज है ब्लैक होल, वो काल और अंतराल दोनों पे असर डालता है। ये वो जगह है जहां हमारे चारों ओर छोटे छोटे वर्म होल हैं। और ये एक ऐसी जगह है जहां सही विकास करके हम भौतिकी के नियमों की अपनी जानकारी के बूते पर चौथे आयाम के पार भी जा सकते हैं। हम भी काल यात्री बन सकते हैं। द नॉलेज पे ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो हेल्दी ज्ञान के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।